पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या है पहला प्रश्न। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? वेटिंग और बेस्ट। वेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। वेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह अग्नाशय में होता है। अग्नाशय अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के बीटा सेल में। यानी कि अग्नाशय में जो होता है तीन प्रकार का सेल पाया जाता है। तीन प्रकार का कौन कौन सा पाया जाता है? तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा सेल में बीटा सेल में बीटा सेल में निर्माण होता है इंसुलिन का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। गामा किरण। कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। और गामा किरण जो है वह क्या है? सबसे लंबी तरंग वाली या सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। सबसे लंबी और सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग क्या है? गामा है। सबसे अधिक आवृत्ति आवृत्ति सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है कौन सी? तो गामा हो जाएगी, गामा। और सबसे कम तरंग आवृत्ति वाला तरंग कौन सा हो जाएगा? सबसे कम तरंग आवृत्ति वाला कौन सा हो जाएगा? तो रेडियो तरंग हो जाएगा। रेडियो रेडियो तरंग जो है वो सबसे कम आवृत्ति वाला है। सबसे कम आवृत्ति सबसे कम आवृत्ति वाला तरंग है। सबसे कम आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है? तो रेडियो तरंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? गामा किरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? क्या हो जाएगा आंसर? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न रेडियो सक्रियता के आविष्कार रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? यानी कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? हेनरी बेक्यूलर। हेनरी बेक्यूलर। हेनरी बेक्यूलर। और रेडियम और पोलिनियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम 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 और पोलिनियम पोलिनियम रेडियम और पोलिनियम का आविष्कार किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम और पोलिनियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। और इसीलिए मैडम क्यूरी को 1903 में क्या मिला था? नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वनस्पति का जो रंग होता है वह हरा होता है। किसके कारण? वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे का जो रंग होता है वह हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। चलिए सही आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण
वनस्पति या पौधे का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, भोजन के द्वारा मानव शरीर में जो ऊर्जा होता है भोजन के द्वारा जो उत्पन्न होता है ऊर्जा मानव शरीर में, उसे किसे मापते हैं? किसमें मापते हैं? कैलोरी में। क्या हो जाएगा आंसर? कैलोरी में। मानव शरीर में जो ऊर्जा उत्पादन होता है। नीतीश कुमार जी, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न पर आइए। क्या है? भोजन, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, ऊर्जा किसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे यानी कि सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को। शैवाल जो होता है, शैवाल, शैवाल क्या है? शैवाल, शैवाल, शैवाल वनस्पति में आ जाता है। शैवाल, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? साधारण वायु यानी कि वायुमंडल में जो वायु है, वायु, वायु का जो मिश्रण है उसमें सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रहता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन। और ये जब जब आता है वायुमंडल, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण जब जब आता है ये प्रश्न, तो हम आपको क्लियर करके बता देते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कितना 78% होता है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 21%। दोनों मिला के कितना होता है? 99%, 99%। और बाद बाकी जो 1% बच गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारा गैस इसी में पाया जाता है। हो गया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जस्ता, जस्ता चढ़ाने की, जस्ता यानी कि जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है, यानी कि लोहे का जो चादर होता है उसे लेपित किया जाता है। जस्तीकरण की क्रिया में लेपित किया जाता है किसके द्वारा? तो जस्ते के द्वारा, जस्ते के द्वारा, जस्ते के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के परत पर, लोहे के परत पर जस्ते की, लोहे के चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने पर उसे क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसे जंग, जंग से बचाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण का जो दर होता है वह निर्भर नहीं करती है किस पर? वाष्पीकरण का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव के द्रव्यमान पर। सही है, द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। और अगर पूछा जाए कि निर्भर किस पर करती है, तो वाष्पन जो होगा, वाष्पन जो होगा वह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? मधुमेह से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? मधुमेह से संबंधित है। क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज हो जाएगा, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हो जाएगा। पैंक्रियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पैंक्रियाज हो जाएगा, पैंक्रियाज। अगला प्रश्न, कॉर्निया, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का, कॉर्निया जो है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कॉर्निया, कॉर्निया। नेत्रदान में, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है।
कॉर्निया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। तो यह कॉर्निया जो है वह मानव शरीर के किस भाग का है? मानव शरीर के मानव शरीर के मानव शरीर के किस अंग का भाग है कॉर्निया? तो क्या हो जाएगा आंसर? नेत्र हो जाएगा। नेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, माध्यम के ताप में वृद्धि वृद्धि से प्रकाश का वेग 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 पर क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है? माध्यम का ताप बढ़ने से प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम कहने का मतलब है जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के गमन का एक माध्यम है। और माध्यम के तापमान को बढ़ने से प्रकाश का वेग जो होता है, वेग वह अपरिवर्तित रहता है। यानी कि तापमान बढ़ने से जल का, वायु का, ये सब में अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, डायनमो डायनमो युक्ति है। डायनमो क्या है? युक्ति है ऊर्जा को रूपांतरण करने की। तो किस ऊर्जा में? तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिल भी दान किया जाता है। दान कीजिएगा तो सब दान हो जाएगा। नहीं कीजिए दान। चलिए प्रश्न देखिए अगला। क्या है? डायनमो का बता दिए। डायनमो डायनमो जो है युक्ति है किसका? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा जो है वह सामान्य नाम है किसका? वॉशिंग सोडा सामान्य नाम है किसका? वॉशिंग सोडा सामान्य नाम है किसका बताइएगा? सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग CO2 ग्लोबल वार्मिंग सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग में उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसमें उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का तापमान जो है वह अत्यधिक बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उसे ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जा रहा है किसमें? आमीटर में। विद्युत धारा आमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न, दूध दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध जब फट जाता है तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है उससे? कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है? सोडियम कार्बोनेट। कौन से अम्ल का उत्पादन होता है? दूध जब फटता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? एसिड यानी कि अम्ल उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा आंसर? लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता को मापते हैं, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है, यह शुद्धता जो मापते हैं किसमें? तो लैक्टोमीटर में। लैक लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापते हैं। महेश वर्णवाल का सार संग्रह चल रहा है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एड्स। एड्स जो है, एड्स का पूर्ण रूप यानी कि विस्तारित रूप क्या होता है? एड्स का विस्तारित रूप क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है यह विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु के द्वारा विषाणु विषाणु के द्वारा यह रोग जो होता है फैलता है, विषाणु के द्वारा। और इसमें एड्स की जो जांच किया जाता है उस जांच का नाम क्या है? तो एलिसा टेस्ट। एलिसा 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 टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है। इस बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। ऊष्मा अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश से निकलती है। और ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा ऊष्मा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम 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 से क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? जिप्सम से सीमेंट बनता है। सीमेंट सीमेंट जो तैयार किया जाता है वो जिप्सम से तैयार किया जाता है। और जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है क्या? जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम को गर्म करने पर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4। CaSO4 इंटू ½ H2O। ½ H2O। ½ H2O होता है। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। 2H2O होता है। रासायनिक सूत्र पूछा जाता है इसका, बता दी यहाँ पर। जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू ½ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू ½ H2O। और यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। यही ध्यान देना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस तैयार किया जाता है कौन से गैस प्रयुक्त होता है? अमोनिया गैस बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट। बहुत लेट कमेंट आया आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? अमोनिया गैस तैयार किया जाता है कौन से गैस प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस निर्माण में। अमोनिया गैस निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और इस अमोनिया गैस के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? हैबर विधि। हैबर विधि। हैबर विधि के द्वारा हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इस विधि को क्या कहते हैं? हैबर विधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु विषाणु यानी कि वायरस। वायरस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और वह कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन। विषाणु यानी कि वायरस में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डाउन सिंड्रोम में 47। सही है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम यह एक बीमारी है। कौन सा? अनुवांशिकता का। यह अनुवांशिक रोग है। क्या है?
अनुवांशिक रोग है। ये डाउन सिंड्रोम जो है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, और वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी है। और यह डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्र जो होता है बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है गुणसूत्र। ऐसे आमतौर पर कितना पाया जाता है? गुणसूत्र 46। और इसमें क्या होता है? एक बढ़ जाता है, एक इसमें बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी फैलती है। एड्स बीमारी फैलती है, इससे पहले भी प्रश्न आया था। एड्स बीमारी जो है वह फैलती है किसके मदद से? तो विषाणु के विषाणु के द्वारा यह बीमारी फैलता है। विषाणु के द्वारा फैलता है। और इसका विस्तारित रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा आंसर? वायरस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्योंकि पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रात में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हम लोगों के लिए हानिकारक है। ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोगों के लिए सही है, लाभदायक है, गैस। और रात में क्या होता है? पेड़ पौधा जो है वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा। खाने का सोडा खाने का सोडा जिसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा जिसे क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम बताना है। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे पहले दिया गया था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा था। वॉशिंग वॉशिंग सोडा था। उसका क्या था? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा का। और ये वाला जो है खाने वाला सोडा है, इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और ये वॉशिंग सोडा है, ये धोने वाला सोडा है, इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। और इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल पित्तल जो है, पित्तल मिश्र धातु है किसका? पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल जो है वह मिश्र धातु है किसका? पित्तल मिश्र धातु हो जाएगा कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का। और मिश्र धातु से है तो एक दो मिश्र धातु और जान लेते हैं। कौन कौन सा? एक कांसा है। कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा। क्या हो जाएगा? एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है? पित्तल जो है मिश्र धातु है किसका? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का। कॉपर यानी कि तांबा, और जिंक जिंक हो जाएगा जस्ता। और कांसा जो है, कांसा कांसा कॉपर यानी कि तांबा, और तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। तांबा और टीन का, अब सही है सब। तांबा और टीन का हो जाएगा। और फ्यूज और सोल्डर जो है वह दोनों का एक ही होता है। दोनों का एक ही होता है। सीसा और टीन। सीसा और टीन होता है। टीवी जो है शीशा है। शीशा। शीशा। एशियन क्या है? टीन है। शीशा और टीन है। और यहाँ पर ये क्या है? तांबा है। तांबा। और ये क्या है? टीन है। टीन है। अब तो समझ गए होंगे सब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मटमैला जल उदाहरण है। मटमैला जल। मटमैला जल यानी कि जो गटर में जो जल होता है, गटर में जो जल होता है मटमैला कलर का, वह उदाहरण है किसका? मटमैला कलर का जो जल होता है, जल, वो उदाहरण किसका? क्लोराइड विलियन का।
कोलाइडी विलियन का, यानी कि विलियन का उदाहरण है, लेकिन कैसा विलियन? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन में क्या होता है? कोलाइडी विलियन में कोलाइडी विलियन में जो होता है, विलियन जो होता है शुद्ध रूप से घुला मिला नहीं होता है, शुद्ध रूप से घुला मिला नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी विलियन कहते हैं। तो मटमैला जल जो होता है वह कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, यानी कि पौधे का जो आयु ज्ञात करते हैं, पेड़ का जो आयु आयु जो ज्ञात किया जाता है वह किसके द्वारा? पौधे की आयु ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? पौधे की आयु वलय को गिनकर, वलय को गिनकर, वलय को गिनकर, यानी कि कोई भी पेड़ पौधा कटता है तो कटने के बाद वहां पर देखने पर कैसा लगता है? ऐसा गोल आकृति होता है, उसमें उसमें और गोल आकृति रहता है, छोटा बड़ा ऐसे करते करते और छोटा आकृति ऐसे रहता है। तो ये क्या है? इसे ही कहते हैं वलय कहते हैं। ये क्या है? ये सब वलय है। इसको गिन कर और पौधे की आयु पता लगाया जाता है। पौधे की आयु वलय को गिनकर, ये क्या है? वलय है। वलय, वलय है, वलय। पौधे की आयु वलय को गिनकर पता लगाते हैं, वलय को गिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन का घोल, पानी में पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पानी में साबुन का घोल किसका उदाहरण है? क्या हो जाएगा आंसर? कोलाइडी विलियन का। अभी तुरंत देखे हैं कि मटमैला जल जो है वह भी क्या था? कोलाइडी विलियन का उदाहरण, कोलाइडी विलियन का उदाहरण था। और यहाँ पर साबुन जो है, साबुन पानी में अगर घोल दिया जाए तो वो भी विलियन कैसा होगा? कोलाइडी विलियन होगा, कोलाइडी विलियन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया था? तो आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया था? आइजक न्यूटन ने किया था, आइजक न्यूटन ने। और न्यूटन द्वारा दिया गया गति का 3 नियम था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम से क्या बल की परिभाषा मिलती है? पहला, पहला जो है, पहला पहला गति का नियम है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और इससे क्या होता है? बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। और दूसरा नियम क्या करता है? दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम जो है बल का सूत्र देता है, बल का सूत्र, बल का सूत्र प्राप्त होता है किससे? दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और तीसरे नियम से क्या होता है? तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है, बल की बल की प्रकृति, बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है, बल की प्रकृति। और इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बैटरी का धन ध्रुव, बैटरी का धन ध्रुव यानी कि धनायन, धनायन, धन ध्रुव किसे कहते हैं? धन ध्रुव जो होता है वह धन ध्रुव जो होता है वह क्या होता है? एनोड पर होता है, एनोड पर। बैटरी का धन ध्रुव कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है, एनोड पर। और ऋण ध्रुव अगर कहे, ऋण ध्रुव कहे तो कौन क्या हो जाएगा? ऋण ध्रुव कैथोड पर हो जाएगा, ऋण ध्रुव कैथोड पर हो जाएगा, ऋण ध्रुव कैथोड पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो +3, +3 संयोजकता जो होता है वह +3 यानी कि धनात्मक 3, +3 होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह किसमें पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। किसमें? क्या हो जाएगा आंसर? आंवला में, आंवला में प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है, एड्स जो है फैलता है किससे? तो वायरस युक्त रक्त लेने से, यानी कि रक्त जो दिया जाता है वह भी अगर वायरस युक्त है तो उससे भी एड्स फैलता है। और ये वाला प्रश्न जो है, ऐसा 3 प्रश्न आ चुका है अभी तक, इससे रिलेटेड प्रश्न 3 प्रश्न रिपीट हो चुका है। यह क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और अगर रक्त अगर खराब रहेगा तो वह वायरस वायरस के द्वारा खराब रक्त लेने से क्या होगा, यानी कि बीमारी जो रोगी जो होगा उसका रक्त लेने से वायरस के द्वारा क्या हो जाएगा, यह रोग हो जाएगा, यह बीमारी हो सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इंटेल नाम है, इंटेल, इंटेल इंटेल किसका नाम है? इंटेल, इंटेल जो नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। इंटेल जो है, इंटेल कंपनी का नाम है, कंप्यूटर के कंपनी का नाम है इंटेल। विटामिन सी, इंटेल कंपनी का नाम है, कंप्यूटर के कंपनी का नाम है इंटेल। अगला प्रश्न, वायु उदाहरण है, वायु जो है, वायु उदाहरण है किसका? वायु, वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि वायु जो है किसका उदाहरण है? तो मिश्रण का, मिश्रण का, क्योंकि इसमें वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जो कि इसे क्या कहा जाता है? तो मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। इसमें सबसे सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, और बहुत सारा पाया जाता है। ये तो बार बार बता ही दे रहे हैं कि ये 78% होता है और ये 21% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कितना बार कोई भी प्रश्न को रिपीट कर दिया जाएगा आपके सामने, ताकि वो कभी भी आएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं। कंप्यूटर कंपनी का नाम है इंटेल। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है, विद्युत चुंबक, उसमें कौन से कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं? कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर लोहा दिया गया है, लोहा। किस धातु का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है धातु, किस धातु का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए? किस धातु का प्रयोग करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? लोहा हो जाएगा, लोहा। इसमें भी स्थायी चुंबक आता है, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक जो होता है, स्थायी चुंबक, वह बनाया जाता है इस्पात के द्वारा, इस्पात, इस्पात के द्वारा। और अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक जो होता है वह मृदु लोहा, मृदु लोहा के द्वारा बनाया जाता है, मृदु लोहा के द्वारा बनाया जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? नर्म लोहा कहते हैं, नर्म लोहा, नर्म लोहा इसे ही कहा जाता है, नर्म लोहा, मृदु लोहा को ही नर्म लोहा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम को कहा जाता है, कृत्रिम रेशम को, कृत्रिम रेशम जो होता है, रेशम, रेशम रेशम का उत्पादन किया जाता है, और इसमें एक कृत्रिम रेशम भी होता है, कृत्रिम रेशम, उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम को रेयॉन कहा जाता है, कृत्रिम रेशम को रेयॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण क्या है? तो ये वाला प्रश्न इससे पहले भी आया था, क्या होगा? आमीटर हो जाएगा, विद्युत धारा को मापते हैं आमीटर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई संकेत करती है, चुंबकीय सुई जो होता है, चुंबकीय सुई जो होता है वह किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह किस ओर इंगित करता है, किस दिशा की ओर इंगित करता है? क्या हो जाएगा? वह हमेशा, जब चुंबकीय सुई को लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर रुकता है या ठहरता है, हमेशा उत्तर, दक्षिण। अगर उत्तर दक्षिण ये सब में अगर एक को अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? उत्तर, उत्तर हो जाएगा, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ रुकती है या ठहरती है चुंबकीय सुई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक किसे कहते हैं? कौन से धातु को कहा जाता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक, कुछ भी कहे, चालक कहे या सुचालक कहे, कौन सा है धातु? तो वह चांदी है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न, हैजा फैलने का कारण क्या होता है? हैजा, हैजा जो फैलता है,
हैजा जो फैलता है वह किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, किसके कारण फैलता है? बताइएगा। प्रोटोजोआ ये सब किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। हैजा जो फैलता है वह जीवाणु के कारण फैलता है। हैजा जीवाणु के कारण फैलता है। अगला प्रश्न, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल, सिरका, सिरका, सिरका में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा है? सिरका में जो कार्बनिक अम्ल उपस्थित रहता है वो कौन सा है? कौन सा है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में जो सिरका में जो कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं, कार्बनिक। तो यह जो है एसिटिक अम्ल, यह क्या है? कार्बनिक अम्ल है। और इसका यहाँ रासायनिक सूत्र दिया गया है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, डायनमो बदलता है, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। डायनमो जो है वह ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर यानी जिसे हम लोग फ्रिज भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए, यानी कि वो खाद्य पदार्थ खराब ना हो, इसके लिए कितने तापमान, कितने तापमान पर, कितने तापमान पर रेफ्रिजरेटर को रखा जाता है? कितने तापमान पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। और रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में, शीतलक, शीतलक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं, फ्रियोन गैस का, फ्रियोन, 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 फ्रियोन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग, पोलियो रोग में, पोलियो बीमारी जो है, पोलियो बीमारी जो है, पोलियो बीमारी जो है उसमें, उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो बीमारी के द्वारा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो बीमारी के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर बुध हो जाएगा। सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट बुध होता है। और बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, यानी कि सबसे कम दिनों में, सबसे कम दिनों में करती है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है बुध। और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। वरुण सबसे दूर कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। और वरुण को कितना लगता है समय परिक्रमा करने में? तो लगभग 164 वर्ष लगता है, 164 वर्ष लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आदर्श गैस, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत लेट लाइव ज्वाइन किए क्लास आप। चलिए देखिए, आदर्श गैस जो है वह, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वह किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर, तापमान पर। आदर्श गैस हम वैसे गैस को कहते हैं, आदर्श गैस वैसे गैस को कहते हैं जो गैस के सभी नियमों का पालन करता है, गैस के सभी नियमों का पालन करता है, तो क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं, आदर्श गैस। और यह आदर्श गैस का जो ऊर्जा होता है वो आधारित होता है तापमान पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाती है? अंतरिक्ष यात्री जो है वह जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाता है तो वो कौन सा गैस लेके जाता है? वो ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति वहां पर हो सके, ऑक्सीजन की पूर्ति वहां पर हो सके तापमान पर।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन सा है? सिगरेट सिगरेट लाइटर में सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन सा है? सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। और एलपीजी में कौन सा होता है? एलपीजी में कौन सा होता है? ब्यूटेन 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 और प्रोपेन होता है। प्रोपेन ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और गोबर गैस में गोबर गैस गोबर गोबर गैस में कौन सा होता है मुख्य रूप से? तो मीथेन होता है। मीथेन यानी कि CH4। मीथेन यानी कि CH4। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? यूरेनियम यूरेनियम का अणुभार या परमाणु भार कह सकते हैं। यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? लाइटर में ब्यूटेन उपस्थित होता है, सही है। लाइटर में ब्यूटेन होता है सर्वाधिक मात्रा में। यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? 238। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। और यह क्या है? यूरेनियम क्या है? यह एक रेडियो सक्रिय रेडियो सक्रिय रेडियो सक्रिय रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व। और रेडियो सक्रिय तत्व उस तत्व को कहते हैं जो जिसका नाभिक जो होता है, नाभिक वह अस्थाई नहीं होता है। और वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा 3 किरण को उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। उसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, किसी ठोस का द्रव में बदल किसी ठोस किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि कोई पदार्थ है जिसको अगर ठोस पदार्थ है जिसको अगर हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में न बदल कर और सीधा गैस में बदल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन। और ऊर्ध्वापातन किसका होता है? तो कपूर का होता है। कपूर कपूर जो है ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन है। कपूर, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। अगला प्रश्न रडार में प्रयोग किया जाता है। रडार में रडार में प्रयोग किया जाता है किसका? कौन से तरंग का प्रयोग रडार में किया जाता है? रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? रेडियो तरंग का। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो तरंग जो है वह सबसे कम आवृत्ति वाला या सबसे कम लंबाई वाला तरंगे सबसे कम लंबाई तरंगे वाला सबसे कम लंबाई तरंग वाला आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है? रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग जो है सबसे कम लंबाई वाला तरंग है। सबसे कम लंबाई वाला तरंग है। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये वाला अभी तुरंत बताए हैं कि फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, उसमें खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर? तो क्या था आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और इसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फ्रियोन का। इसमें बताए थे अभी, फ्रियोन का प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है आज का। 29 नंबर क्वेश्चन बैंक का लास्ट प्रश्न है। रेडियो तरंग, सही है। प्रश्न है, चांदी चांदी डैश है। चांदी एक डैश है। तो क्या है चांदी? चांदी, ये वाला प्रश्न इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक। चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक है। चांदी विद्युत का सुचालक है। चांदी विद्युत का सुचालक है। चलिए, ये लास्ट प्रश्न था आज के क्लास का।